पूरा देश कह रहा है अब की बार एक तरफ बीजेपी और आरएसएस और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। बचपन में क्या होता है कि एक अगर दोस्तों का सर्कल है, अब वो सारे दोस्त जो है शैतानियां करते हैं, उसमें से कुछ शैतानियां ऐसी भी होंगी जो नहीं करी जानी चाहिए, किसी को हार्म कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उस दोस्ती के सर्कल में एक कोड होता है, ये यूं कह लो लॉयलिटी होती है कि अगर पकड़े गए तो भाई एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा होता है जिसे अगर डराया धमकाया जाए या फिर उसे कोई रिवॉर्ड देने की बात करी जाए कि वो एकदम भांडा फोड़ देगा। कुछ यूं ही हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी इस टाइम हो रहा है। इलेक्शंस ऑलरेडी चल रहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सपोर्टर्स, यूट्यूबर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके फेवर में जितने ज्यादा हो सके उतने वोटर्स को खींचा जा सके। लेकिन इन मुद्दों में एक चीज बहुत क्लियर है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की डेस्परेशन। जो मैंने बताया था कि एक बंदा है जो भांडा फोड़ देता है, मैक्सिमम मुद्दे उस भांडा फोड़ने का ही हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों की बातें कर रहे हैं जिसमें वो खुद भी कसूरवार होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेस्परेशन लिमिट पार कर चुकी है अब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब ये भांडे फोड़े जाते हैं तो इनके बीच में देश में बहुत सारी केओस क्रिएट करने की भी कोशिश करी जाती है, जिससे देश को बहुत हार्म होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी और इंटरनल लेवल पे भी। अगर मान भी लिया जाए कि जो इंडिया अलायंस है, अगर वो बाजी को पलट भी दे काफी हद तक, ओपिनियन पोल्स को गलत साबित कर दे और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को हरा भी दे, तब भी यहाँ पे सिर्फ बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हारेगी, जीतेगा कोई नहीं। क्योंकि बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे जीत भी जाता है तब भी सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई कौन किस मिनिस्ट्री का मंत्री बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। इसमें एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि कांग्रेस इंडिया की नेशनल लेवल की सबसे बड़ी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सिनेरियोस कुछ यूं हो चुके हैं कि स्टालिन साहब की तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कांग्रेस से ज्यादा सीट्स ले आए या ममता बनर्जी की पार्टी या तेजस्वी यादव की पार्टी अगर ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स ले आए, तो उस टाइम पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो किसी और को लेने दे। प्राइम मिनिस्टर नहीं तो होम मिनिस्टर नहीं तो कई सारी और मिनिस्ट्रीज बची हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस में आपस की लड़ाई भी शुरू होने के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि इनके तो इलेक्शन से पहले ही जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो इनकी आपस की लड़ाइयां बहुत देखने को मिली हमें। केओस क्रिएट होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस आने के बहुत हाई चांसेस हैं, और अगर ऐसी लड़ाइयां होती हैं तब भी जब अगले इलेक्शंस होंगे उसके बाद, तो बीजेपी का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में बात ये करेंगे कि ऐसा हुआ कैसे कि अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इतना जो लंबा जो कैंपेन रन किया, जो मुद्दे उठाए, वो इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए कि कोई जीत सके अपोजिशन में। उसका ही एनालिसिस है। साथ में ये भी बात है कि उनमें से कुछ मुद्दे देश को हर्ट करने का काम कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को हर्ट करने का काम कर रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे। पहली डेस्परेशन का मुद्दा, अडानी 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 अंबानी, सुबह शाम अडानी अंबानी, और कभी कभी तो राहुल गांधी जो है वो टाटा का नाम भी ले लेते हैं। एक देश का जो फ्यूचर होता है, जो उसकी इकोनॉमी होती है, वो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बिजनेसमैन को आप टारगेट करने का सोच भी सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करने से पहले आपको अच्छे से क्रॉस चेकिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पे टाटा ग्रुप्स ने इंडिया की बहुत बड़ी हेल्प करी है। इनफैक्ट जो इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर ये बोला जाए कि उसमें भी टाटा का कंट्रीब्यूशन है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जब इंडिया ने न्यूक्लियर फिजिक्स पे स्टडी करनी शुरू करी थी, जब होमी जहांगीर भाभा का टाइम था, तब टाटा ने ही रिसोर्सेस अवेलेबल कराए थे। इंडियन गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे उस टाइम। और दूसरी चीज की ये जो नैरेटिव है कि कोई भी जो अमीर आदमी है वो गलत ही होगा, कि पैसा कमाना भाई कब से पाप हो गया। ये कैसी सैड लाइफ है जहाँ पे कोई भी इंसान अगर बहुत सुपर रिच बन रहा है तो उसको गलत बोलना ही बोलना है। अगर आप थोड़े से अपॉलिटिकल होकर सोचोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेसमैन का एक अलग ही कनेक्शन होता है। बिजनेसमैन हमेशा यही प्रीफर करेंगे कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़े, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी बना के रखे, क्योंकि उनका जो प्राइमरी काम है वो पॉलिटिक्स करना नहीं है, वो बिजनेस रन करना है। लेकिन इस टाइम पॉलिटिकल एम्बिशंस की जो डेस्परेशन है वो इस लेवल पे चढ़ चुकी है कि अडानी अंबानी टाटा, यही देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। और बड़ी अजीब सी और मजे की बात यह है कि 2 मिनट में ही अपोजिशन की जो हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो जाती है। तेलंगाना में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट ने, रेवंत रेड्डी साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने अभी जनवरी 2024 के ही महीने में अडानी ग्रुप के साथ ही 4 MOUs साइन करे, जिनका जो वर्थ है वो 12,000 करोड़ रुपए है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को काफी अच्छा बड़ा मुद्दा बनाया गया अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, जिसमें बीजेपी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे वो अप्रॉक्सीमेटली 6,000-7,000 करोड़। और यहाँ जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अडानी को 24 घंटे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनके साथ 12,000 करोड़ के एग्रीमेंट साइन कर लिए, और जब इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है तो और एट द सेम टाइम ये बहुत ही स्मार्ट मूव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज करना ये एक अच्छी फाइट हो सकती है। लेकिन अगर आप जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज प्लस वर्ल्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन कर दोगे,
तो वैसे ही आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निकली है। इन चीजों का नुकसान देश को काफी हाई लेवल पे हो रहा है। देश में इलेक्शंस चल रहे हैं और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कोई मौका नहीं छोड़ती एलिगेशंस लगाने का, और इन सारे एलिगेशंस की जितनी भी न्यूज आती है उनसे डायरेक्टली असर पड़ता है मार्केट पे। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, वो अनसर्टेनिटी फील करते हैं और उनकी वजह से जो है मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं। और एक फैक्ट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का डायरेक्टली रिलेशन होता है मार्केट फ्लक्चुएशन से, और जो फ्लक्चुएशंस का असर है वो इन्वेस्टर्स को ना पड़े उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हमेशा अपनी नजर बना के रखें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को इस तरह फॉर्म करें कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच सके। अगर आप चाहते हो कि मार्केट के फ्लक्चुएशंस का जो असर है वो आपकी परफॉर्मेंस पे ना पड़े, तो जरूरी होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप डिफरेंट एसेट्स या डिफरेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करके रखो। इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपके जो रिस्क्स हैं वो भी स्प्रेड हो जाते हैं। और जब बात डाइवर्सिफिकेशन की आती है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा एक्सएम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिंग ब्रोकर है। यहाँ आप 9 तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडिसेस, 1300 से ज्यादा इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गोल्ड, ऑयल, करेंसी, नेस्डैक, S&P 500, इन सब में ट्रेड कर सकते हो। एक्सएम में बहुत सारे फीचर्स हैं और एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ये लोग एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड और एजुकेशनल मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनके फ्री वेबिनार्स भी होते हैं हिंदी में, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। 24/7 सपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी अवेलेबल है। आपको पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी मिलता है। इनका एक पर्टिकुलर फीचर जो मेरे को बहुत पसंद है वो है कॉपी ट्रेडिंग फीचर। आपको कुछ नहीं करना होता, एक एक्सपर्ट ट्रेडर की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको डायरेक्टली कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना होता है। और आप जिस भी एसेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उन्हीं के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज भी बनी हुई है, जैसे क्रिप्टो किंग्स, मोस्ट पॉपुलर, बेस्ट परफॉर्मर्स, लो रिस्क्स। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं, जैसे उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रह चुकी है, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, स्ट्रेटेजीज क्या हैं। आपको यहाँ फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से अपने हिसाब से चूज कर सको कि भाई कौन एक्सपर्ट हमारे लिए बेस्ट है। और इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो सारा कंट्रोल है वो आप ही के पास रहता है। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको एग्जिट करना है या रोकना है उसको, आप चाहो स्टॉप लॉस लगाओ, आप चाहो प्रॉफिट निकाल लो। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अगर आपने स्ट्रेस फ्री बनाना है, इजी करना है और साथ में मार्केट की फ्लक्चुएशंस से बचना है और डाइवर्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो एक्सएम आपके लिए एक आइडियल चॉइस होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आज ही साइन अप कर लेना। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। दूसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को कभी लगा ही नहीं कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए था उनके द्वारा। रीजन बीइंग कि ये इनफ नहीं है ग्राउंड लेवल के वोटर्स को अफेक्ट करने के लिए। और ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंपनीज से पैसा लेते हैं, और इस दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बिना प्रेशर के पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना चाहेगी। 1 रुपया नहीं देगा कोई कंपनी वाला अनटिल अनलेस उसके खुद पर्सनल कोई रीजंस ना हो। और बॉलीवुड मूवीज में अब से थोड़ी 10, 20, 30 सालों से ये दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेसमैन से पैसे लेती हैं, फंडिंग लेती हैं, इलेक्शंस को लड़ती हैं और फिर उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और ये मुद्दा बन भी सकता था या फायदा कर सकता था अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को तब जब उन्होंने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 1 रुपया ना लिया होता। कोई भी इंसान समझदारी से सोचे तो ग्राउंड लेवल पे जो वोटर्स बैठे हैं वो किसी को वोट देने से पहले ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई बीजेपी ने 10 रुपए लिए थे, कांग्रेस ने 3 रुपए लिए, इन्होंने 2 रुपए लिए, तो इन्होंने 2 रुपए लिए, भाई इनको वोट करूंगा। कोई भी ये सोच के वोट नहीं देगा। तो ये जो पूरा टाइम था जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इन्होंने इस्तेमाल किया इस पूरे कैंपेन को रन करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, ये इफेक्टिवली किसी काम नहीं आया। और ये बचपन के उसी दोस्त द्वारा भांडा फोड़ने वाली स्टोरी में ही बैठ जाता है सेटल डाउन, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए, किसी ने ज्यादा लिए, किसी ने कम लिए, लेकिन इसमें सभी के दुपट्टे में छेद था। उल्टा ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे जो इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है उन पे उल्टा ज्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है और इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में बीजेपी की प्रेजेंस है। और उन्हें अगर वहां पे 7,000 करोड़ या 6,900 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं, वहीं टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ एक स्टेट में है उसे अगर 1400 करोड़ के आसपास के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं, तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चनेबल चीज है। एक और बात के जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना वोटर्स को लेके, वो ज्यादा सही नहीं है। लोगों को लगता है कि जो वोटर है वो बेवकूफ है, वो कास्ट के नाम पे वोट करता है, वो उल्टे सीधे मुद्दों के नाम पे वोट करता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, बहुत ही सोच समझ के अपना वोट करता है। अगर वो कास्ट के नाम पे वोट दे, भले ही आपको वो चीजें शायद एथिकल ना लगे, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत ही सोच समझ के वोट दिया है उसने। अगर वो कास्ट के नाम पे वोट करता है तो वो ये सोच के करता है कि मेरे कास्ट का बंदा खड़ा होगा, मेरे कुछ काम अटक रहे हैं, मेरा काम निकल जाएगा। हालांकि मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी वोटर्स होते हैं उनके अपने पर्टिकुलर सेल्फिश रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो वोट करते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, होने भी चाहिए। अब उन सेल्फिश रीजंस में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने 9 रुपए लिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने 2 रुपए लिए, 5 रुपए लिए,
ये बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करता। इनफैक्ट मुझे खुद पर्सनली भी ये लगता है कि बीजेपी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो वो शैतानी है जो सारे दोस्त कर रहे हैं और इसकी बात नहीं होगी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि बीजेपी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, क्योंकि आपको याद होगा चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शंस हुए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया और जो आप और कांग्रेस का अलायंस था उनके कुलदीप कुमार को वहां का मेयर अनाउंस कर दिया। बीजेपी को 16 वोट्स मिले थे, अलायंस को 12 वोट्स मिले थे, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में 8 वोट्स को कैंसिल कर दिया गया था जो अलायंस को पड़े थे, और वो सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक हो गया। जब ये न्यूज सामने आई तो बीजेपी ने इस पे ज्यादा कुछ खास बोलने से इग्नोर कर दिया। बीजेपी यहाँ पे क्यों नहीं बोली, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी गलती थी, ये तो है ही है, लेकिन इसका और भी रीजन था, क्योंकि ये वो शैतानी है जो सभी करते हैं, उसके बारे में बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो हुआ वो और इलेक्शंस में जो होता है इंडिया में उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सिंपल गूगल सर्च भी करोगे कि वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शंस, लास्ट पंचायत इलेक्शंस, तो आपको विकिपीडिया का पेज मिलेगा, उसमें आपको अलग से टैब मिल जाएगी वायलेंस की। चंडीगढ़ के इलेक्शंस में सिविलियंस का कोई रोल नहीं था, लेकिन वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में 55 लोगों की जान चली गई सिर्फ पंचायत इलेक्शंस के होते होते। चंडीगढ़ इलेक्शंस में सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया सारा कुछ, लेकिन वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में काफ़ी सारी न्यूज़ आई जहाँ पे जो कैमरा था उसका मेमोरी कार्ड ही गायब था। कॉन्क्लूसिवली बात बहुत सिंपल है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या पंचायत इलेक्शंस टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं वो बैलेट पेपर के थ्रू होते हैं, और बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शंस जब भी होते हैं वो सेफ बहुत ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि यार आप सिंपल सोच के देखो कि आपको एक पेपर मिला है, आपको उसमें मोहर लगानी है और उसको आपको बैलेट बॉक्स के अंदर डालना है। अगर किसी को वहाँ 2 मिनट भी मिल गए ना तो वो पता नहीं कितने पन्नों पर मोहर लगा के अंदर डाल देगा, कितने बैलेट बॉक्स को गायब कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये होता रहा है हमारे पास्ट के इलेक्शंस में जो हमारे देश में हुआ करते थे, बूथ कैप्चरिंग, ये वो बहुत कुछ होता था। और सच्चाई ये है कि हमारे देश के काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि जिसकी सत्ता उस स्टेट में होती है, ध्यान से सुनना, जिसकी सत्ता उस स्टेट में होती है, पंचायत इलेक्शंस में भी रिजल्ट उसी के फेवर में आते हैं। अर्बन पॉपुलेशन जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चौंकने वाली बात हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप रूरल एरियाज में जाओगे, ग्राउंड पे जाके ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी गाँव में जाओ, किसी छोटे टाउन में जाओ, आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ही वो बात आती है कि डेस्परेशन में और ये जो भांडे फोड़े जा रहे हैं जिसमें सभी की शैतानियाँ शामिल हैं, उसमें देश को हर्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये मांगे उठ के आती हैं कि भाई ईवीएम जो है उससे मत कराओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इस देश में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है ना तो बहुत लंबा चौड़ा केओस क्रिएट होगा, जहाँ पे जो पार्टी के जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ कुछ भी हो सकता है और देश के पॉलिटिकल क्राइसिस में जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इकोनॉमी की बात तो आप छोड़ ही दो। और ईवीएम हैक होने की जो बातें करी जाती हैं वो टोटली हाइपोथेटिकल बातें हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि एग्जिट पोल्स आते हैं। एग्जिट पोल्स बहुत सारी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस के बिल्कुल सटीक बैठते हैं, फिर चाहे कांग्रेस जीती हो कहीं पे बीजेपी जीती हो या आम आदमी पार्टी जीती हो। अब एग्जिट पोल करने वाले लोग जो है वो ईवीएम में थोड़ी ना काउंटिंग करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से बातचीत करके ये पता करते हैं। ऐसे और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए जिनका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं था। उसका बेसिक रीजन वही कि सभी शैतानी कर रहे हैं और उसमें कम कौन शैतानी कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, वो वोटर के इंटरेस्ट में नहीं होता। जैसे एक और मुद्दा उठाया गया कि व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा रन करती है बीजेपी की एक आईटी सेल है। सभी को पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आईटी सेल है। जर्मनी में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, उन्होंने कुछ उखाड़ लिया है, तो उन जैसे बंदों को पता ही नहीं है कि यहाँ चाय की टपरी में बैठे हुए गाँव के लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं। बीजेपी का भी अपना ऑफकोर्स आईटी सेल है, लेकिन बाकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की जो आईटी सेल हैं, इनफैक्ट वो इस टाइम पे डेस्परेशन की वजह से ज़्यादा एक्टिव है। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो शायद इससे पहले नहीं सामने आई थी कभी। जैसे एक्सेस माई इंडिया एक रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिट पोल प्रिपेयर करती है। ये लोग ओपिनियन पोल प्रिपेयर नहीं करते, सिर्फ एग्जिट पोल प्रिपेयर करते हैं। ओपिनियन पोल होता है जो इलेक्शन से पहले करा जाता है, एग्जिट पोल इलेक्शन के बाद करा जाता है। इलेक्शंस के टाइम पे कुछ भी ऐसा पोल नहीं आ सकता। अब इन लोगों ने क्या किया कि एक्सेस माई इंडिया के 4-5 पन्ने की रिपोर्ट पब्लिश कर दी। एक्सेस माई इंडिया को कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं कोई सिग्नेचर नहीं थे, लेकिन जो बनाई गई थी रिपोर्ट वो कोई टीनेजर नहीं बना सकता, वो किसी ऐसे इंसान ने फुर्सत में बैठ के बनाई थी। हालांकि वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं था। ये रिपोर्ट में ही बेसिक मिस्टेक्स थी। जैसे कर्नाटका की सीट्स में उसने एनडीए को 11 सीट्स लिख दी और ऑफ बिच बीजेपी को 14 सीट्स लिख दी। बीजेपी की ज्यादा सीट्स हैं, एनडीए की कम सीट्स हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है ऑफकोर्स। और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में ये ट्विटर पे वायरल हो गया, ये व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड होने लग गया। बाद में जो एक्सेस माई इंडिया के ओनर हैं, जो फाउंडर हैं प्रदीप गुप्ता, उनको सामने आके ट्वीट करना पड़ा कि भाई ये जो रिपोर्ट्स चल रही हैं ये टोटली फेक है। उल्टा प्रदीप गुप्ता के जो ट्वीट्स थे उसमें भी क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि उनका जो गुस्सा है वो ज्यादा था इस चीज को लेके, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा थी। ये उनका ट्वीट कुछ इस तरह था कि भाई जो इलेक्शंस है
वो ग्राउंड पे जीते जाते हैं, फेक रिपोर्ट्स बना के नहीं जीते जाते। अब यहाँ वो किसको कह रहे होंगे ये आप समझ ही सकते हो, फेक रिपोर्ट्स कौन बना रहा था। कॉन्क्लूसिवली कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मुद्दे उठाए गए, ये जर्मनी में बैठे हुए लोग जो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, शायद इनको पूरा प्रोजेक्ट मिल गया है कि भाई 2 महीने का प्रोजेक्ट है, बीजेपी को टारगेट करना है, ये मिलेगा आपको रिवॉर्ड्स, और ये मुद्दे टोटली वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि बेसिक ग्राउंड रियलिटी पे लोगों को पता है कि ये शैतानियां सारे लोग करते हैं। फिर आता है बीफ प्रोपेगेंडा। ध्रुव राठी जैसे लोग गाय के साथ बैठ के वीडियोस क्रिएट करते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है, जो बीफ कंपनीज हैं, एक्सपोर्टिंग कंपनीज, वो बीजेपी को पैसा मिला हुआ है। ये सच है कि इसमें बीजेपी की अच्छी खासी गलती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा उठने से पहले ही गलत हो गया क्योंकि वो गाय के पास बैठा हुआ है। और सच्चाई ये है कि गाय का मीट जो है उसको एक्सपोर्ट करना इंडिया में टोटली बैन है। इनफैक्ट एक भाई ने आरटीआई भी फाइल करी कि काऊ के एक्सपोर्ट से हमें कितना पैसा जनरेट होता है। आरटीआई का रिप्लाई आया है कि जब काऊ का मीट ही बैन है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, 0 रुपीज जनरेट होते हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा उठाया गया ये टोटली ही फेल हो गया क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही गलत हो गया। और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसमें इस इलेक्शंस में बीजेपी जीतेगी या बीजेपी हारेगी। ये इलेक्शंस हो रहे हैं और कोई नहीं जीतेगा। संजय राउत जी का कहना है कि वो हर 2-3 साल में एक पीएम को चेंज करेंगे, बहुत सारे पीएम बनाएंगे। अब ये चीज जो है वो देश को इतना गंदे तरीके से हर्ट कर रही है कि दिन रात सिर्फ बीजेपी को हर्ट करने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक भी लेफ्ट इकोसिस्टम का बंदा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो ये चू भी कर दे कि भाई अगर राहुल गांधी जी से काम नहीं चल पा रहा है तो देश में एक अच्छी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करने के लिए उनसे ये भी तो बोला जा सकता है कि आप थोड़े साइड हो जाइए, किसी और को स्पेस दे दीजिए, लेकिन कोई भी आपको चू तक करता हुआ नहीं मिलेगा ऐसे। अब बहुत ही बेसिक स्केल पे सोच के देखो कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम हटा भी दें तो इंडिया अलायंस की अगर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म भी होती है तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, कौन कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसी को कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारे देश में इस टाइम न्यूट्रल होने का मतलब हो गया है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलो, और जब आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे तो आप जो है इंडिया अलायंस को वोट डलवाओ, चेंज के लिए वोट डलवाओ। अगर आपको रियलिटी में न्यूट्रल होना है या मुझे अगर बीजेपी का क्रिटिसिज्म करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपके यहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या बीजेपी आपको लगती है परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप नोटा क्लिक करो। इंडिया अलायंस को क्लिक करने के लिए अगर मैं बोल दूं तो ये मैं देश के साथ गलत कर रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई मैं अपने देश की स्टेबिलिटी, अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की स्टेबिलिटी की इज्जत नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसा न्यूट्रल होने का क्या फायदा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कैंपेन है जो रन करे गए जिनका नुकसान अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ, फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी वजह से आज अलायंस फॉर्म करके सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। जैसे राम मंदिर निर्माण कार्य, 7वीं 8वीं का बच्चा भी ये समझ सकता है कि भाई राम मंदिर निर्माण कार्य में लोगों का बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। टेक्निकली अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर रहे हो तो राम मंदिर निर्माण कार्य पे आप चुप रहो, बोलो मत, उल्टा आप राम मंदिर में जाओ, दर्शन करो, नहीं करना है तब भी आप कुछ मत बोलो, चुप रहो। लेकिन ये भी नहीं किया जाता अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। तो पिछले सालों में या महीनों में जितने भी मुद्दे उठाए गए, यहाँ सिर्फ बीजेपी को हराने की कोशिश करी जा रही थी, जीतने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। और इसी का रिजल्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आने वाले इलेक्शंस में नहीं जीतने वाली एक्सेप्ट बीजेपी। और अगर हम ऐसे अलायंस को अपनी गवर्नमेंट में लाने के लिए रेडी हैं, जिसमें 2-2 साल में 3-3 साल में पीएम चेंज होंगे, जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो रन करेंगे जिनके मैनिफेस्टोज या जिनकी आइडियोलॉजीज ही टोटली डिफरेंट है, तो किस टाइप का पॉलिटिकल केओस और क्राइसिस हमारे देश में अकर करेगा उसके बारे में सोच के देखो। तो मेरे लिए यहाँ न्यूट्रल होने का मतलब सिर्फ नोटा हो सकता है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज की खिचड़ी बना के एक अलायंस को फॉर्म करना और उसे वोट करना, ये मेरे लिए न्यूट्रल नहीं हो सकता।